हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे 1857 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो रिवॉल्ट हुआ था, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक मिडल पॉइंट कंसिडर करा जा सकता है मॉडर्न हिस्ट्री का, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे थी। उसके बाद वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई, क्योंकि उसने लोगों का एक्सप्लॉइट करा, शोषण करा, जितना काम हो सकता था उतना कराया। एंड जो पॉलिसी थी वो एक्सप्लॉइट करने वाली थी, शोषण करने वाली थी लोगों का, जमींदारों का, जितने भी यहाँ पे वर्कर थे, सिपाही थे, उनका शोषण करने वाली पॉलिसीज थी। और जितना उनसे अर्निंग कर सकती थी उतना अर्निंग करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने किया भी। क्योंकि जितने भी इंडिया के अंदर लोग थे वो फेड अप हो चुके थे, परेशान हो चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज से, एंड वो रिबेल करना चाहते थे। बस एक स्पार्क की जरूरत थी, एक चिंगारी की जरूरत थी, जो 1857 के रिवॉल्ट ने किया और पूरे इंडिया के अंदर रिवॉल्ट हुआ, क्रांति हुई। पिछले वाले लेक्चर का भी रिकैप देखेंगे हम इसके अंदर, कि उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करा था, जिससे इस वाले लेक्चर के अंदर हमें इजी हो समझने में आगे की चीजें। एंड अदर मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो सारी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस देखें। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पिछली वाली वीडियो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करा था। हमने कॉजेज डिस्कस करे थे। हमने ये देखा था कि 10 मई 1857 को विद्रोह स्टार्ट हो गया था, एंड मेरठ से सिपाही दिल्ली आ चुके थे, और दिल्ली में बहादुर शाह को उन्होंने अपना लीडर बनाया था। रिवॉल्ट के जो पूरे इंडिया के जो रिवॉल्ट के लीडर थे वो थे बहादुर शाह, जो आखिरी मुगल वंशज थे, और एक नॉमिनल हेड बना के इस विद्रोह को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया था। और बहादुर शाह ने भी लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली थी। बहादुर शाह भी ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज का एक विक्टिम था, क्योंकि उसको भी खाली पेंशन मिल रही थी। वो भी एक नाम के ही किंग रह गए थे, और जितने भी किंग थे इंडिया के अंदर वो खाली नाम के ही किंग रह गए थे। उनको ब्रिटिश सुजर्निटी मतलब ब्रिटिश के अधीन रह के ही काम करना पड़ता था, और खाली पेंशन, कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं होता था उनका सेपरेट, वो खाली पेंशन पे ही उनका गुजर बसर चलता था। और जो इंडियन सिपाही, जो इंडियन सोल्जर थे उस टाइम पे, उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इंडियन सिपाही को जो वेतन मिलता था, जो सैलरी मिलती थी, वो ब्रिटिश एम्प्लॉय से बहुत कम मिलती थी। जो सेम रैंक पे ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर है तो उनकी सैलरी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था, हाफ या हाफ से भी कम। और इंडियन सोल्जर आर्मी के अंदर एक रैंक से ऊपर नहीं जा सकता था, एक सूबेदार रैंक था, उससे ऊपर उसका प्रमोशन नहीं होता था, वो खाली सूबेदार तक ही जा सकता है। तो ये चीजें भी बहुत इनाई करती थी सोल्जर्स को, क्योंकि वो कितनी भी मेहनत कर ले तो वो एक रैंक से ऊपर नहीं जा सकते। इस कारण कई विद्रोह हुए थे। इससे पहले सिपाहियों ने कई विद्रोह करे थे, लेकिन उनको कुचल दिया गया, उनको ऑपरेस कर दिया गया। ये विद्रोह इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि ये थोड़ा स्टार्टिंग में प्लान किया गया था कि किस तरीके से करना है। एक जो स्टार्टिंग के स्टेप थे वो अच्छे लिए गए, उस वजह से ये विद्रोह थोड़ा बड़ा हो पाया। तो इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं क्या हुआ था एक्सपेंशन ऑफ रिवॉल्ट। ये विद्रोह कैसे बढ़ा, विस्तार कैसे हुआ इस विद्रोह का, कहाँ पे हुआ? एंटायर बंगाल आर्मी रोज इन रिवॉल्ट, मतलब जितनी भी बंगाल की आर्मी थी वो रिवॉल्ट के अंदर आ गई। और ये रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ? ईस्टर्न पंजाब, अवध, गंगाटी प्लेन, मतलब जहाँ पे गंगा बहती है तो उसके आसपास की जगह, वहां पे हुआ। सेंट्रल इंडिया, इन सब जगह ने पार्ट लिया रिबेल के अंदर। ये रिबेल बड़ा तो हुआ, लेकिन इतना बड़ा नहीं हो पाया कि इंडिया के सारे एरिया को इसने टच किया हो। ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो लार्ज पार्ट थे, मुंबई जो उस टाइम पे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, इसके अंदर ज्यादा हलचल नहीं हुई इस विद्रोह से। इन जगहों पर लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया विद्रोह के अंदर, केप्ट साइलेंट। ओके, एंड अदर, जैसे ये ईस्टर्न पंजाब था तो वेस्टर्न पंजाब के अंदर इतना ज्यादा कुछ नहीं था, वहां पे रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट लोगों ने नहीं किया। लेकिन इतने एरिया में भी ये रिवोल्ट हो पाया, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। मोस्ट रूलर, ज्यादातर रूलर थे वो रिमेन्ड लॉयल टू ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे, और उनकी आर्मी, लेकिन उनकी आर्मी ने क्या करी? रिवोल्ट करा। जो रूलर हैं वो तो एक दो ही हैं, लेकिन उनकी जो सेनाएं हैं वो बहुत बड़ी थी उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या करा? उनके सिपाहियों ने रिवोल्ट में साथ दिया, क्योंकि जो मेन विक्टिम थे वो सिपाही थे। जैसे मैंने आपको सिपाही की कंडीशन बताई इसमें, कि उनके साथ किस तरह से बिहेव करा जाता था। जितने भी सिपाही थे उन सबकी कंडीशन एक ही जैसी थी पूरे इंडिया के अंदर। रूलर्स ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन उनके जो चीफ थे, स्मॉल चीफ, रिवोल्टेड विद सपोर्ट ऑफ पीपल, उन्होंने लोगों का सपोर्ट लेकर विद्रोह में पार्टिसिपेट करा। परसेंटेज ऑफ सिविल और लोकल पॉपुलेशन वाज मोर देन द सिपाही। जो लोकल पीपल की जो पॉपुलेशन थी,
जो परसेंटेज था पार्टिसिपेशन का वो सिपाहियों से ज्यादा था। अगर 1.5 लाख लोग रिवोल्ट कर रहे हैं तो उसमें से 1 लाख लोकल पीपल होंगे, सिविलियंस होंगे और 50,000 ही सिपाही होंगे। तो आप देख सकते हैं कि खाली 1/3 सिपाही विद्रोह कर रहे थे और बाकी सारे लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन था। यानी लोकल पीपल भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे ब्रिटिश की पॉलिसी से। ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्सप्लॉइट कर रही थी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उन्होंने रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर, इसका मतलब क्या है? जहां से रूल कोलैप्स किया गया, जहां से ब्रिटिश रूल को हटाया गया, ब्रिटिशर्स को खदेड़ा गया, जैसे कानपुर, दिल्ली, लखनऊ है, तो वहां पर क्या एक नई अथॉरिटी स्टेबलाइज करी जाए, किसको पावर देनी है, इसके बारे में सोचा गया। लेकिन ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आपको आगे देखेंगे जब मैं रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। अब इसको दमन करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए वो क्या थे वो देखते हैं हम। ब्रिटिश फॉर्म्ड न्यू लॉज, ब्रिटिशर्स ने नए लॉ बनाए, पनिश्ड करा इंडियंस को जो सस्पेक्टेड थे रिबेलियन के। मतलब जो लोग रिबेलियन कर रहे थे या सस्पेक्ट किए गए कि हाँ ये रिबेलियन कर रहे हैं, ये रिबेल हैं, तो उनको सजा दी जाएगी। 2 जगह से अटैक किया गया, एक फोर्स कलकत्ता से जो नॉर्थ इंडिया पे अटैक करेगी एंड अदर फ्रॉम पंजाब से जो सेंटर की तरफ अटैक करेगी। इनका मकसद क्या था, इनका एम क्या था? वो था रिकन्क्वायर, मतलब दिल्ली पे दोबारा कब्जा किया जाए। दिल्ली हाथ से निकल चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो अब उसको कब्जा करना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली जो थी वो सेंटर थी। आपने देखा होगा जो इससे पहले भी रूलर्स आए थे वो अपने राजनीति मतलब अपने रूल का सेंटर दिल्ली को ही रखते थे। इजिली एडमिनिस्ट्रेट करना होता था दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली से आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जाएंगे तो दिल्ली एक सेंटर की तरह ट्रीट की जाती थी। इतने टाइम से रूलिंग कैपिटल होने की वजह से उसका एक अपना महत्व था। अब रिवोल्ट इमेज क्या है? टिल नाउ हिस्टोरियन डिस्कस्ड रिबेल थ्रू ब्रिटिश रिटर्न टैक्स। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमें जानकारी मिलती है वो ब्रिटिश टैक्स से मिलती है। हमारे पास इंडियन की कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे हमें रिवोल्ट की जानकारी मिले, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो ब्रिटिश टैक्स के थ्रू मिलती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिवोल्ट, तो ब्रिटिशर्स ने कैसे दिखाया कि उनके लोगों को मारा जा रहा है एंड उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी जा रही है। तो एक नेगेटिव इमेज इस रिबेल की उन्होंने प्रेजेंट करी। जितने भी न्यूज़पेपर लंदन ब्रिटेन के अंदर प्रिंट होते थे उसके अंदर रिवोल्ट की न्यूज आती थी और वो न्यूज नेगेटिव थी। तो ब्रिटिश की तरफ से ये जो जितने भी इंसिडेंट हुए एक नेगेटिवली प्रेजेंट किए गए, लेकिन इंडियन की तरफ से ये एक पॉजिटिवली प्रेजेंट किए गए क्योंकि इंडियंस विद्रोह आजादी के लिए कर रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए कर रहे थे। तो उनको वो अपने लोगों को इस तरह से इन्फ्लेम करते थे कि वो जितना हो सके उतनी पावर से विद्रोह कर सके अपनी आजादी के लिए। तो इंडियन की तरफ से पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन थी रिवोल्ट की। नेक्स्ट हम क्या है? वेगनेंस एंड रिट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिहिंसा और प्रतिशोध लेना। तो ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ, लोगों को इन्फ्लेम किया गया कार्टून एंड पेंटिंग के थ्रू, कि पेंटिंग में दिखाया गया कि जो रिबेलियन है वो किस तरह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोगों को किस तरह मार रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रिटेन के अंदर लोगों को इन्फ्लेम किया गया और एक भावना, एक इमोशन जगाया गया लोगों के अंदर कि अब हमें इस विद्रोह को कुचल देना चाहिए। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर पड़ा लोगों का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई लॉज बनाए, कई स्टेप्स लिए इस विद्रोह को दबाने के लिए। वो स्टेप्स बहुत ही ब्रूटल थे, बहुत ही निर्मम थे। उसके बाद एक पॉइंट है टेरर इन्फ्लुएंसिंग, मतलब टेरर दिखा के इन्फ्लुएंस किया गया, लोगों को डराया गया। रिबेलियन को जितने भी विद्रोही होते थे उनको गन से शॉट किया गया, उनके गोली मार दी जाती थी या फिर उनको फांसी दे दी जाती थी। और इन इमेजेस को, जो उन्हें गन से मारते हुए इमेज होती थी, फोटो होती थी, लोगों को फांसी पे लटकाया जाता था, उस फोटो को लोगों को दिखाया जाता था और उनको डराया जाता था कि अगर तुम रिबेल करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो इस तरह से टेरर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से दिखाया गया लोगों को और लोगों को डराया गया जिससे वो विद्रोह में साथ देना छोड़ दे। अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि मेन इंसिडेंट्स क्या थे, जो मुख्य घटनाएं थी वो क्या थी। पहली थी दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बैक। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिवोल्ट का जवाब देना शुरू कर दिया, रिवोल्ट को दबाना शुरू कर दिया है। तो अब क्या क्या उन्होंने स्टेप लिए। सबसे ज्यादा विद्रोहियों का धक्का तब लगा जब दिल्ली को कैप्चर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो कब करा था? 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को वापस कैप्चर कर लिया गया। यानी अब जो पावर कैपिटल है वो किसके अधीन है, किसने उस पर कब्जा कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर कब्जा कर लिया है। बहादुर शाह जो लास्ट मुगल एम्पायर थे उनको एग्जाइल दे दिया गया और उनको रंगून भेज दिया गया और दिल्ली से जो मुगल एम्पायर था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। रंगून जाने के बाद 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, उनकी
डेथ हो गई। फॉलन ऑफ कैपिटल का मतलब है कि जो रिबेलियन के हाथ में जो कैपिटल थी, पहले जो रिबेलियन का कब्जा था कैपिटल के ऊपर, अब वो छीन लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब दिल्ली पे कब्जा हो गया। तो एक पावर कैपिटल जहां से पावर का सोर्स था उस पे कब्जा ले लिया गया। तो उससे क्या होगा, अब विद्रोह धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहां से मेन सोर्स ऑफ पावर था, जिसे लीडर बनाया गया पूरे रिवोल्ट का, उसको एग्जाइल दे दिया गया। डिस्करेजमेंट का मूवमेंट आ गया पूरे विद्रोहियों के लिए। उनका उत्साह, उनका एंथुसिज्म था वो गिरता जाएगा। इस इवेंट ने डिस्करेज करा रिबेलियंस को एंड वन बाय वन एक एक करके जितने भी ग्रेट लीडर थे वो कैप्चर होते गए, पकड़े गए। रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की रिवोल्ट में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, वो बैटलफील्ड में शहीद हो गई 1858 जून के अंदर। एंड नाना साहेब वाज डिफीटेड एट कानपुर। नाना साहेब को भी कानपुर में हरा दिया गया। उन्होंने सरेंडर करने के लिए मना कर दिया एंड वो नेपाल चले गए। तात्या टोपे जो नाना साहब के लिए ही काम करते थे, जो नाना साहब की तरफ से लड़ते थे, और उन्होंने कैरिड मतलब गोरिल्ला वारफेयर, जो छापामार युद्ध नीति होती थी, उससे उन्होंने 1859 तक लड़ते रहे। लेकिन उसके बाद उनके एक जमींदार दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया और उनको जब वो सो रहे थे तभी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स से उन्हें पकड़वा दिया गया। तो ये जितने भी मेजर लीडर थे वो कैप्चर कर लिए गए और इस तरह से ये विद्रोह दबता चला गया। अब कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ रिवोल्ट क्या थे? जो डिक्लाइन हुआ, खत्म हुआ रिवोल्ट, उसके कॉजेज क्या क्या थे? ऐसे तो नहीं कि ऐसे ही ये रिवोल्ट हुआ और ऐसे ही खत्म हो गया। डिक्लाइन के कॉजेज तो रहे होंगे। क्या क्या कमियां थी रिवोल्ट के अंदर जिससे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया? मोस्ट रूलर्स, जैसे बड़े जमींदार थे, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, जो ग्वालियर के अंदर सिंधियाओं का राज चलता था, निजाम ऑफ हैदराबाद, राजा ऑफ जोधपुर, अदर राजपूत रूलर और रूलर ऑफ पटियाला कश्मीर, और इनके अलावा भी काफी रूलर थे जिन्होंने रिबेलियन का जो रिवोल्ट था हुआ उसके अंदर साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्या करा, गिव एक्टिव हेल्प टू ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिशर्स को हेल्प प्रोवाइड करी इस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए। उन्होंने सेना दी अपनी और अदर रिसोर्सेज दिए जिससे वो रिवोल्ट को दबा सके, क्योंकि इसके अंदर बोला गया था कि अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको आपकी जागीरें, जमीनें वापस दे देंगी। तो इस वजह से इन सारे रूलर्स एंड अदर जो भी लोग थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। मनी लैंडर्स वर नेचुरली हॉस्टाइल। मनी लैंडर को नेचुरली हॉस्टाइल कर लिया गया। क्यों? ये किस तरीके से हुआ आप इसको समझिए। तो जैसे विद्रोह हो रहा है तो विद्रोह करने वाले लोगों को खाने की भी जरूरत पड़ेगी, उनके पास फूड होना चाहिए प्रॉपर रिबेल करने के लिए, क्योंकि अगर फूड स्टोरेज नहीं होगी तो रिबेल ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, जो रिवोल्ट है वो ज्यादा दिन तक नहीं हो पाएगा। और फाइनेंस की, पैसों की भी जरूरत है। तो इसका मेन टारगेट कौन थे? मनी लैंडर थे। ये दोनों चीज मनी लैंडर्स के पास थी। मनी लैंडर्स के पास बड़ी बड़ी फूड स्टोरेज होती थी, तो उन फूड स्टोरेज को, जहाँ पे अनाज रखा जाता था बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर, तो उस पे रिबेलियंस को कब्जा करना पड़ता था, क्योंकि उनको आर्मी जो होती थी रिबेलियंस की, उनको फूड अवेलेबल कराना पड़ेगा। उस वजह से मनी लैंडर अपने आप को हॉस्टाइल मतलब एक बंधक की तरह महसूस करने लगे। तो मनी लैंडर्स ने भी रिवोल्ट के अंदर साथ देना बंद कर दिया। बिग मर्चेंट्स इन फेवर ऑफ ब्रिटिश। बिग मर्चेंट जितने भी बड़े व्यापारी थे वो ब्रिटेन के फेवर में क्यों थे? ब्रिटिशर्स के फेवर में क्यों थे? क्योंकि जितना भी ट्रेड होता था मर्चेंट्स का वो ब्रिटिश की हेल्प की वजह से ही होता था, क्योंकि वो अदर कंट्रीज के अंदर जो ट्रेड कर पाते थे वो ब्रिटिश के हेल्प से ही कर पाते थे। अगर ब्रिटिशर्स नहीं रहेंगे तो उनका ट्रेड भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया और रिवोल्ट के अंदर कोई साथ नहीं दिया। मॉडर्न एजुकेटेड पीपल डिड नॉट सपोर्ट। मॉडर्न एजुकेटेड पीपल थे, उन्होंने क्या देखा कि जितनी भी पुरानी प्रथाएं थी वो ब्रिटिशर्स खत्म कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये जितनी भी सुपरस्टिशंस होता है, जितनी भी पुरानी मान्यताएं होती है, उनको ब्रिटिशर्स खत्म कर देंगे, तो ये एक अच्छा है, मॉडर्न टाइम लेके आएगी ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने इस चीज को अच्छा माना। लेकिन उनको बाद में पता चल गया कि ब्रिटिशर्स उनको पिछड़ा ही रखेगी, उनको तरक्की नहीं करने देगी। तो उन्हें यह बाद में पता चला था रिवोल्ट के। लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स, मोस्टली रिवोल्ट कैरिड बाय पाइक्स एंड स्वॉर्ड। तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके पास मॉडर्न वेपन्स थे, गन्स थी, उनके पास सफिशिएंट गन्स थी, सफिशिएंट बुलेट थी, जितनी भी चाहिए थी उतनी बुलेट और गन थी उनके पास। जो आर्टिलरी फैसिलिटी थी वो बहुत अच्छी थी ब्रिटिशर्स के पास। लेकिन जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे उनके पास क्या था? जो मोस्टली जो लोग थे वो पाइक्स और स्वॉर्ड यानी भाले और तलवारों से विद्रोह कर रहे थे। तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती अगर किसी के पास गन है और आप भाले या तलवार से लड़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं था। पुअरली ऑर्गेनाइज, मतलब ये जो रिवोल्ट था ये ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था और लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये रिवोल्ट इतना बड़ा हो जाएगा। इस वजह से कुछ भी चीज पहले से ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी। डिड नॉट हैव लीडरशिप, इनके पास कोई भी प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी। जो विद्रोह हो रहा था वो लोकल लोग कर रहे थे, लोकल जितने भी लोग थे और सिपाही कर रहे थे, उनके पास कोई अपने नेता नहीं थे। नेता थे भी तो वो काफी कम थे, जितना एरिया उनके पास था उसके हिसाब से। एंड रीजनल हैड प्रॉपर प्लान। रीजनल हेड नहीं थे, जैसे छोटे छोटे एरिया होते थे उन पे क्या करेंगे, जहां से ब्रिटिशर को खदेड़ा है, ब्रिटिशर्स को हटाया, वहां पे किसी को बैठाना पड़ेगा ताकि
ताकि वो एक एरिया अपने कब्जे में लिया जा सके, क्योंकि जब तक आप किसी हेड को वहां पर नहीं बैठाओगे तो वो नहीं माना जाएगा कि वो एरिया आपके कब्जे में है। तो इस तरीके से कोई भी रीजनल हेड अपॉइंट नहीं किए जाते थे, कोई भी प्रॉपर प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया गया कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कौन सा एरिया अपने कब्जे में लेना है। तो इस तरीके से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, प्रॉपर प्लान नहीं बनाए गए थे पहले से, जिससे रिवॉल्ट बहुत कमजोर हो गया। कॉज्ड लैक ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन, कुछ भी एक्शन कहीं पे भी हो रहा है तो वो एक दूसरे से मैच नहीं करता था, क्योंकि ये एक लोगों का गुस्सा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ निकल रहा था। रिवॉल्ट इस वजह से ही हुआ क्योंकि लोगों में नाराजगी थी, लोगों में गुस्सा था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि जो उनकी पॉलिसी थी वो काफी हैरेस करने वाली थी। उस वजह से लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। जिस तरीके से इंसिडेंट हुए वो नहीं लग रहा था कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से किए गए हैं। और जो ये डिसयूनिटी ऑफ इंडियन थी उसकी वजह से रिवॉल्ट में जितने भी लोगों ने रिवॉल्ट करा उनको एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। रिवॉल्ट के बाद एग्जीक्यूशन किए गए थे, लोगों को सजाएं दी गई, डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो जितने भी लोगों ने रिवॉल्ट करा था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी बाद में। क्लेमेंसी, क्लेमेंसी का मतलब होता है दया या नरमी। जो जनरल कैनिंग थे उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने गेस्चर ऑफ लेनेंसी दिखाई, नरमी दिखाई, दया दिखाई अपने शासन को वापस पाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो फोर्सफुली जो टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो उसने खो दी थी, अगर उसको वापस पा भी लेते हैं तो भी वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। तो उन्होंने लोगों का भरोसा ईस्ट इंडिया कंपनी पे वापस जगाने के लिए थोड़ी लेनेंसी, थोड़ी दया दिखाई उनके ऊपर। उन्होंने जो भारतीय सिपाही थे उनका विश्वास जीतने की कोशिश करी, और उनको लगा कि आने वाले टाइम पे भी जो इंडियंस थे उनके वेलफेयर के लिए, जो उनके अच्छे के लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिससे हम थोड़े और टाइम के लिए रूल कर पाए। बाय द एंड ऑफ 1859, 1859 के आते आते ही पूरा 1857 का रिवोल्ट खत्म हो गया और ब्रिटिशर्स ने जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरी थी उस पर अपना शासन रीस्टेबलाइज यानी पुनर्स्थापित कर लिया। तो इस तरीके से 1857 का रिवोल्ट खत्म होता है। अब रिजल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके रिजल्ट्स क्या क्या हुए। पावर ऑफ यूनिटी इज नोन बाय द इंडियन। लोगों को पता चला कि यूनिटी की ताकत क्या होती है, अगर सारे लोग मिल जाए तो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार को हटाना बहुत आसान हो जाता अगर हम यूनाइट हो जाते, सारे लोग मिल जाते, तो हम 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिश सरकार को हटा सकते थे। लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा हुआ। डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद 1858 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जितनी भी पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म कर दी गई। अदर भी बहुत सारे रिजल्ट थे, ये दो प्राइम रिजल्ट थे आपके। 1857 से पहले भी बहुत सारे वॉर हुए थे जिसके अंदर ब्रिटिशर्स को इंडियंस ने हराया था, और उन वॉर से जो भी रिबेलियन थे, विद्रोही थे, उनको इंस्पिरेशन मिला, उनके अंदर करेज आया कि हमने हिस्ट्री के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हराया, तो अभी भी हम उन्हें हरा सकते हैं और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। तो उसमें हमारा पहला वॉर था एंग्लो मुगल वॉर। एंग्लो मुगल वॉर किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1686। औरंगजेब जो बहुत पावरफुल मुगल शासक थे और ब्रिटिशर्स ने उनकी जो पावर थी उसको बहुत कम मेजर करा, बहुत कम आका, उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। उन्होंने हुगली रिवर के वहां से वॉर स्टार्ट करा था, लेकिन औरंगजेब को जब पता चला तो उन्होंने उनको एक छोटे से आइलैंड पे खदेड़ दिया, और वो औरंगजेब की दया के ऊपर थे। औरंगजेब के लिए ये वॉर एक चाइल्ड वॉर था, इसलिए इसको चाइल्ड वॉर भी बोला गया। औरंगजेब के लिए ये कोई वॉर था ही नहीं, उसने बहुत आसानी से ब्रिटिशर्स को हराया और उनको, लेकिन बाद में उसने ट्रेड करने की परमिशन फिर दे दी इंडिया के अंदर, और कुछ कंपनसेशन लिया था उसने, वो कंपनसेशन का अमाउंट बहुत बड़ा था। नेक्स्ट वॉर है हमारा अफगान वॉर 1838। इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि किस किस के बीच में ये वॉर हुआ था और कौन इसके अंदर जीता था। नेक्स्ट वॉर है पंजाब वॉर। ये महाराजा रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने इस वॉर को जीता था, और इसके अंदर अमृतसर ट्रीटी साइन हुई थी। नेक्स्ट है सांथाल रिबेलियन। इसके अंदर जो सांथाल ट्राइब थी उसकी जीत तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी से ये वॉर लड़ा था। उन्होंने पाइक्स और एंड स्वार्ड मतलब भाले और तलवारों पे ये वॉर लड़ा था, और टेम्परेरी क्या करा था, उन्होंने ब्रिटिशर्स को वहां से हटा दिया था। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने बैक अटैक करा, दोबारा अटैक करा, तो ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया। तो ये जो पास्ट में वार हुए थे तो इन्होंने इंस्पिरेशन की तरह काम करा रिबेलियंस के लिए। तो ये था हमारा लेक्चर ओवर 1857 का रिवोल्ट। तो आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके अंदर कि किस किस लीडर ने क्या क्या भूमिका निभाई है, रोल प्ले करा है 1857 के रिवॉल्ट के अंदर, और हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कितनी डायनेमिक है, लोगों ने कितने बलिदान दिए हैं इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए 1857 का रिवॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अदर जो टॉपिक है ब्रिटिश एक्ट और इसके बाद जितने भी इवेंट हुए थे वो सारे मैं कवर करूंगा। ब्रिटिश एक्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आप इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए, घटनाक्रम में देखिए, जिससे आपको ये पूरी जो चेन है वो आसानी से समझ में आएगी और आपको इंटरेस्ट भी
भी आएगा इसको सुनने में, क्योंकि जब हम एक इवेंट पर इवेंट कोई भी चीज देखते हैं तो उसको उसमें हमें इंटरेस्ट भी आता है और वो हमें याद भी रहती है। तो याद करना भी जरूरी है और इंटरेस्ट पैदा करना भी जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई कभी होती नहीं है, और जो बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई करते हैं उनको कोई भी चीज याद नहीं रहती। आप उस टाइम थोड़ी देर के लिए याद कर लोगे, लेकिन आप थोड़े दिन में उसे भूल जाओगे। आप एग्जाम के एक दिन पहले तो आप सारी चीजें पढ़ नहीं सकते। तो इस तरीके से अगर इंटरेस्ट डेवलप करके हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमेशा हमें याद रहती है और हमेशा हमें फायदा पहुंचाती है। तो आप एक ऑर्डर में देखिए इसे, जिससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी, और ब्रिटिश एक्ट जितने भी मैंने कवर करे उनको भी देखिए, जिससे आपको पूरे जो इवेंट है वो आपको समझ में आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज माई चैनल स्टडी स्ट्रक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।